वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन के मुस्लिम बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हुई है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है कि तो पाकिस्तान में भी दिवाली सेलिब्रेट हुई है और बड़े अच्छे तरीके से हुई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, ये आपकी मेरी हम सब की मिलकर ये कोशिशें रंग लेके आ रही हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम इधर खड़े होकर इंडिया की बात करते थे तो लोग खड़े होकर हमारे पर फतवे लगा देते थे, हमें बुरा भला कहते थे। जी हाँ, हिंदुओं की बात कर रहे हो, हम तो ईद मनाते हैं, तो दिवाली की बातें कर रहे हो, मुसलमान होकर दिवाली का नाम ले रहे हो, आपकी जुबान पलीत हो गई, आप तो काफर हो गए हो, इस तरह की बातें। तो आज मरियम साहिबा ने दिवाली सेलिब्रेट करके सब बातों के जो है ना सबके मुंह बंद कर। अच्छा, ये चीज है, चले हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है 2025 में, लेकिन हमने ये चीज चेक की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया, लेकिन उन्होंने जहाँ पे की है वो एक बड़ी स्पेशल जगह बॉर्डर पे जाके अपने जवानों के साथ उन्होंने। साहब, मैं ये अब पहली बार नहीं हुआ, मैं बड़ी देर से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखें वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहें तो अपने घर में वजीर आजम हाउस जो है वो तो दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिल्ली के बीच में बड़े प्रोटोकॉल से लेट के मजे से पूरा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने वो एंजॉय नहीं किया, उन्होंने अपने सोल्जर के बीच में जाके वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सोल्जर वो हैं कि वो हिंदुस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर हो, चाहे हमारी ईद हो, चाहे उनकी दिवाली हो, अपनी कंट्री के लिए देखे बॉर्डरों पे खड़े होकर अपने लोगों को चैन की नींद सुलाते हैं, अपने लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, ईद सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इकदाम बहुत ही पसंद आया कि देखे दूर जगहों पे जाके, सर नजदीक नहीं, वो दूर जाके बॉर्डर्स के ऊपर जाके वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के साथ। ये पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं या अपनी आर्मी को ये मैसेज देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये वही IMF है जिससे पाकिस्तान जो है हम लोग, अच्छा हाँ क्या, अच्छा मिलिट्री के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इधर साथ आ जाए, अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा, देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था,
तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो, लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाता है। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, हाँ। अपनी लाइफ के अंदर जो है उनका एक एम होता है कि हमने अच्छा। यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। ना, उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, हाँ। वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है, उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है, उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो। ठीक है। उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा। ठीक है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ग्वादर क्यों स्टार्ट किया? क्यों किया? इसलिए किया कि वहाँ पर जो उतरना है ना, वहाँ पर जो उसने जहाज, वहाँ पर उसकी डीपली जो उसे गिराई है ना, हाँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो ज्यादा वहीं पर ही है। ठीक है, लेकिन वो सी पैक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा प्रोजेक्ट? हम क्यों नहीं उससे कुछ फायदा ले पा रहे? वो कभी प्रोजेक्ट सुनते हैं रुक गया, कभी फिर सुनते हैं स्टार्ट हो गया, आजकल फिर रुका हो गया, कभी चाइनीज मार दिए गए। ये तो आम सी बात हो गई कि उधर चाइना के इंजीनियर मार दिए जाते हैं। यानी जिस चीज का हम बेनिफिट ले सकते थे ना सी पैक से, कि भाई बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, गेम चेंजर है, और जिस वजह से वो गेम चेंजर था, वो दूसरे इर्द गिर्द वाले कंट्रीज ने उसका अपना हल निकाल दिया, अल्टरनेटिव निकाल लिया है। अपना ईरान ने चाबहार पोर्ट बना लिया। वो शायद जब सी पैक कंप्लीट हो तब पता चले कि यार इस तरह के पोर्ट तो इर्द गिर्द काफी ज्यादा मौजूद है। तो ये चाबहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और वो रुक नहीं रहा ना। उधर किसी मुल्क के इंजीनियर को मारा जा रहा है और उसमें 3-4 कंट्रियां मिलके वो बना रही हैं, चाहे ईरान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए, और भी कोई कंट्री हो सकती है। तो इन्होंने मिलके बड़ा सॉलिड बना रहे हैं। और हमारा जो पोर्ट है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आमने सामने ये बन रहे हैं, दूर नहीं है। और फिर बड़ी बात ये कॉरिडोर की अगर बात करें, जैसे हम सी पैक कहते हैं, सी पैक इसी तरीके से भी ब्रिक्स में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि इंडिया, ईरान और रशिया ये अपना कॉरिडोर बना रहे हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक पूरा रास्ता बना रहे हैं जिसके थ्रू वो ट्रेड करेंगे। हम उस चीज में भी पीछे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है यार। ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है? IMF के आगे हम घुटने टेकते हैं जाके, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ तो हमारे कपड़े उतरवा लेते हैं। तो ये चीजें बताते हुए हमें को मजा नहीं आ रहा होता, हमें तकलीफ हो रही होती है। हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि यार वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए।